तो इक्विलिब्रियम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस हैं। एक फर्स्ट, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो क्या वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इक्विलिब्रियम को। इससे पहले हम वेक्टर्स के बाकी टॉपिक्स, टॉर्क, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट वो कर चुके हैं, और इसके बाद अगली वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के स्टेट्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के टाइप्स इसी वीडियो में, और कंडीशंस भी इसी वीडियो में, और इक्विलिब्रियम के तीसरे वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो इक्विलिब्रियम ऐसे है तो आसान सा टॉपिक, पहले भी शायद आपने पढ़ा हो, ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी अपने स्टेट को, चाहे वो रेस्ट का हो या यूनिफॉर्म मोशन का हो, उसको बरकरार रखे, टाइम के साथ वो अपने स्टेट को चेंज ना करे, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफ़ाइन की है। आप इससे ज़्यादा भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ख़ुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, तब हम उसे कहेंगे, एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे कि जब वो अपनी रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज ना करे और साथ में उस पर फोर्सेस और टॉर्क्स भी एक्ट करती हो, तो तब हम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। या इसी चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क ज़ीरो हो, ठीक है, या नहीं बल्कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क ज़ीरो हो, तो तब हम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और बॉडी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को तब ही चेंज नहीं करेगी जब उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क ज़ीरो हो। अगर नेट फोर्स या नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं होता तो वो अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगी। उसी तरीके से हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का लीनियर या नहीं एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट टॉर्क ज़ीरो है, तो इसका मतलब यही है कि उसका लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये भी वही चीज़ है, दूसरे तरीके से डिफ़ाइन किया है। या आप इसको मज़ीद भी ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब एक बॉडी की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। डिफ़ाइन कर सकते हैं खुद से। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या चीज़ें हमने देखी कि पहली चीज़ कि अगर वो रेस्ट पे है तो टाइम के साथ वो रेस्ट पे ही रहे, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो टाइम के साथ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। अगर ये एक बॉडी है और ये फ़िलहाल रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट में टाइम के साथ तब ही रहेगी कि जब इस पे जितने भी फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो और साथ में जितने भी टॉर्क्स हैं वो ज़ीरो। अब यहाँ पे फोर्सेस ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर बिल्कुल फोर्स हो ही ना, बल्कि हमारा काम नेट फोर्स के साथ है। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम में है, अगर ना हो तो नहीं है। वैसे ही यहाँ पे फोर्सेस एक्ट तो करती हैं, इसका अपना मास होगा डाउनवर्ड और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेकिन चूँकि ये दोनों इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल और हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब ये रेस्ट की कंडीशन है। इसी तरीके से अगर ये बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो तब भी हम कह सकते हैं कि इसका लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे फोर्सेस भी ज़ीरो, यहाँ पे टॉर्क्स भी ज़ीरो, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब इन्हीं दो केसेस के बेस पे इक्विलिब्रियम को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम की टाइप्स। तो इक्विलिब्रियम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो वो एक बॉडी की ऐसी कंडीशन है कि जब वो बॉडी रेस्ट में हो और साथ में उस पे जो नेट फोर्स हो, नेट टॉर्क हो, वो ज़ीरो हो, तो ऐसे स्टेट को, ऐसी कंडीशन को, उस बॉडी का हम इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। और उसी तरीके से अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्मली मूव करती है और
टाइम के साथ साथ उसका जो मोशन है वो वेरी नहीं करता, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और साथ में उस पर नेट फोर्स नेट टॉर्क ज़ीरो हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल और दूसरे को रोटेशनल। तो जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये बॉडी जब लीनियर मोशन कर रही हो और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रही हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक तो है और मोशन चूँकि दो तरह की हो सकती है, एक लीनियर मोशन एक रोटेशनल मोशन, तो इसीलिए दो टाइप्स में डायनेमिक को भी डिवाइड किया गया है। एक ट्रांसलेशनल के अगर बॉडी मूव करती हो लेकिन उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो, तो बॉडी के ऐसे इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर उस बॉडी का जो यूनिफॉर्म मोशन है वो रोटेशनल मोशन हो, तो बॉडी के ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ज़रा इसको समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। तो पहले मैं एक कॉमन एग्जांपल दूंगा दोनों का, कि अगर एक कार है, और ये कार मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और चूँकि इसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कार एज अ होल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इस कार के टायर्स को देखा जाए तो चूँकि ये यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसके जो टायर्स हैं वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगे। ठीक है, इसके टायर्स यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगे, तो इसका मतलब कि इसके जो टायर्स हैं वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ये कार एज अ होल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब इसके और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल ट्रांसलेशनल का पैराट्रोपर का, कि अगर ये एक पैराट्रोपर है और यहाँ पे इसका पैराशूट, ठीक है, तो जब ये पैराट्रोपर प्लेन से छलांग लगाएगा तो शुरू में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा, लेकिन बाद में जब इसका पैराशूट ओपन होगा तो चूंकि पैराशूट ओपन होने से इस पे अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगेगी और इसका अपना वेट होगा, तो जो वेट और ड्रैग फोर्स है ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे इसके जो इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो सारे बैलेंस, इसका वेट बैलेंस हो जाता है ड्रैग फोर्स के साथ और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं इस पे। तो जब फोर्सेस इक्वल हो गई टर्मिनल वेलोसिटी पे, तो इसके बाद ये बॉडी इसी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे पहुंचेगी। यहाँ से ग्राउंड तक इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और चूंकि ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, इस पे नेट फोर्स ज़ीरो, इस पे नेट टॉर्क ज़ीरो, तो इसीलिए ये बॉडी अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इसमें एक डिस्क को अगर हम एज एन एग्जांपल ले लें कि ये एक डिस्क है और ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है जैसे कि ये डिस्क, तो चूंकि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, इस पे लगने वाले जितने भी टॉर्क्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, और इसी वजह से ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अब क्या एक बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक साथ हो सकती है या नहीं, इसको आगे देखते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम में।
तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम से पहले ज़रा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस हैं, एक फर्स्ट कंडीशन, दूसरा सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो सम अप होके ज़ीरो दे, यानी कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो मिले, तो तब एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाले जितने भी टॉर्क्स हैं, जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स हैं, वो सम अप होके ज़ीरो दे, यानी कि नेट टॉर्क ज़ीरो मिले, तो तब जो बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गारंटी करता है? ट्रांसलेशनल मोशन। और सेकंड कंडीशन क्या गारंटी करता है? रोटेशनल मोशन। यानी कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, अगर ना हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसी तरीके से सेकंड के लिए यहाँ पे मैंने चंद केसेस लिए हैं। ये मान लो एक रॉड है जिसको हम यहाँ पे फोर्सेस, जिस पे हम फोर्सेस लगाएंगे। तो पहले हमने दो फोर्सेस लगाई अपोजिट एंड्स पे और अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस। यहाँ पे चूंकि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की है तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स भी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी और ये वाली फोर्स भी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी। तो टॉर्क यहाँ पे सम अप होके डबल हो जाता है, डबल होगा। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। मतलब ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो सकती है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। इसी तरह इस वाले केस में दो फोर्सेस हैं जो कि सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड की। यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन होगी वो तो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क, तो वो सम अप होके ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जो फोर्सेस हैं वो सम अप होके डबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। इस वाले केस में दो फोर्सेस सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही है, यानी कि सम ऑफ फोर्सेस भी ज़ीरो और सम ऑफ टॉर्क्स भी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क तो कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अब ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी क्या है कि एक बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो सम अप होके ज़ीरो दे और साथ में जितने भी टॉर्क्स हैं वो भी ज़ीरो हो। मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब ही बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में एक बॉडी या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो सकती है या डायनेमिक। अब ठीक है, स्टैटिक में तो हमने देखा कि वहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस और सम ऑफ टॉर्क्स ज़ीरो होते हैं। लेकिन डायनेमिक की हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से समझते हैं कि एक बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है और साथ में वो मूव भी करती हो। तो एग्जांपल लेंगे डायनेमिक का हम एक डिस्क का। मान लो ये एक डिस्क है और ये मूव करती है, रोल करती है विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। इसकी लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन यहाँ पे अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, ये भी कांस्टेंट होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, यानी कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये डिस्क अगर रोल करती है, इस पर ना कोई नेट फोर्स होगा ना इस पर कोई नेट टॉर्क होगा, मतलब ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। लेकिन ये स्टैटिक भी नहीं है, डायनेमिक है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगी और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे एक और चीज़ को समझते हैं कि क्या एक बॉडी
मान लो ये एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी? अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो क्या वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी, ये ज़रा देखते हैं। और पहले इसको ज़रा समझते हैं इनर्शियल फ्रेम की मदद से। इनर्शियल फ्रेम की मदद से यहाँ पे खड़े हो के हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये बॉडी UCM करती है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव करती है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उस पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। मतलब इस बॉडी पे हमारे लिहाज से एक फोर्स है, नेट फोर्स इसका ज़ीरो नहीं है, इस पे कोई ना कोई फोर्स है जो कि ज़ीरो नहीं है, और साथ में इसका कोई एक्सेलरेशन भी है जो कि ज़ीरो नहीं है। मतलब इसका फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हाँ, जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की मदद से भी समझ सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम की मदद से अगर हम यहाँ पे आके इस मास के ऊपर बैठ जाए और इसी फ्रेम के साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करें तो हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो महसूस नहीं होगा, हमें एक और फोर्स यहाँ पे महसूस होगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, कोई ना कोई फोर्स है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं हो रही। हाँ, जो सेकंड कंडीशन है ये यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगी लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अ बॉडी इन UCM can never be in complete equilibrium। अब यहाँ पे जब आपसे कोई MCQ पूछेगा या पेपर में कोई क्वेश्चन, वहाँ पे कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेगा, वहाँ पे सिंपली आपसे यही पूछेगा कि आप बॉडी इन UCM कैन बी इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ठीक है, MCQ में आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है या नहीं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। अगर रोटेशनल या ट्रांसलेशनल की उसने बात करनी होती तो यहाँ पे रोटेशनल या ट्रांसलेशनल बोल देता। तो एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती अगर वो UCM करती है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, अगर ये यहाँ पे एक डिस्क है, एक डिस्क को हम मान लें तो ये डिस्क अगर रोटेट करती है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और साथ में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें या ना भी करें तो भी यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ पे तब इस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं करेगा।
और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। और अगर इसको यहाँ पे इस डिस्क पे हम फोर्स लगाते हैं, इसको इस साइड में मूव करते हैं या इस साइड में मूव करते हैं, तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के स्टेट्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।